का आपकी कंपोनेंट इन्वॉल्व अप्रोच में क्या है कि आपने किन चीजों को देखना है, फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यूज, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च मेथड्स, ये तीन आपकी चीजें हैं। और एक अच्छा थीसिस जो होता है वो इन तीनों चीजों को एड्रेस करता है। पेपर में आप वर्ड लिखते हो कि मेरा ये फलां फिलोसॉफिकल व्यूज था, फलां रिसर्च डिजाइन था, फलां रिसर्च मेथड था, लेकिन जब थीसिस की बात आती है तो आप इन चीजों के ऊपर डेप्थ में बात करते हो कि आपने फिलोसॉफिकल अजम्पशन दुनिया में है कौन कौन सी, और आपने कौन सी अजम्पशन यूज की, जो यूज की वो किस किस्म की, किस टाइप की थी। तो मैं इसके लिए अपने स्टूडेंट्स को भी, आप तमाम लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि आप जो लेटेस्ट एडिशन है रिसर्च मेथड फॉर बिजनेस स्टूडेंट साउंडर एट अल 2015, आप वो बुक डाउनलोड करें, नेट पे इजीली अवेलेबल है, और उस बुक को यूज करें क्योंकि उस बुक ने इन चीजों को एड्रेस किया है कि कौन से रिसर्च डिजाइन में, तीन रिसर्च डिजाइन बोले, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, मिक्स मेथड डिजाइन। उसमें बताया वो assumption कौन सी है, रिसर्च डिजाइन कौन सा बनेगा, इसकी assumptions क्या होंगी, वो सारी चीजें उसने इन डेप्थ डिस्कस की हैं। तो पेपर में जब आपने बात करनी है तो आपने एक बात करनी कि मेरा ये डिजाइन था, ये मेरा मेथड था, ये मेरी फिलॉसफिकल assumption थी। लेकिन थीसिस में आपने तमाम डिस्कस करने होते हैं, तो तमाम डिस्कस करने के बाद आपने रीजन देनी होती है कि इन तमाम में मैं फलां यूज क्यों कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट इन्वॉल्व इन अप्रोच ऑफ फ्रॉम द फिलॉसफिकल assumption पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये तीन उसने डिवाइड किए हुए हैं। ये हमने पिक किया फ्रॉम क्रेसवेल बुक, उनकी मिक्स मेथड की बुक से। फिलॉसफिकल वर्ल्ड व्यूज उनके मुताबिक पोस्ट पॉजिटिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट, ट्रांसफॉर्मेटिव एंड प्रैग्मेटिक, और डिजाइन होते हैं क्वांटिटेटिव, एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव, एथनोग्राफी, मिक्स मेथड डिजाइन, एक्सप्लेनेटरी, सीक्वेंशियल। रिसर्च मेथड होते हैं क्वेश्चन, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, वैलिडेशन। ये तीन चीजें आपकी बेसिकली रिसर्च मेथडोलॉजी या रिसर्च डिजाइन को डिफाइन करते हैं कि आपने किस किस अप्रोच को लेकर चलना है। तो इनका आपके पास बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपने पेपर में नहीं लिखेंगे आपका पेपर यूजलेस कंसीडर होगा। अच्छे रिसर्च पेपर, अच्छे थीसिस, अच्छे पेपर में इनके नाम आती हैं, अच्छे थीसिस में इनकी एक्सप्लेनेशन होती है, और ये एक्सप्लेनेशन हर बंदा खुद देता है। नो डाउट कि तमाम लोग एक ही तरह का लिखते हैं, पर मोस्ट इंपोर्टेंट थी कि आपने जो थीसिस लिखा उसमें जो अप्रोच यूज की उसकी लॉजिक क्या है, ये चीजें आपने वन बाय वन एक्सप्लेन करनी है। अगर हम बात करते हैं फिलॉसफिकल वर्ल्ड व्यूज की, तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट, पहले भी हम अपनी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं हमारे क्वांटिटेटिव की भी, जो क्वालिटेटिव की में डिस्कस कर चुके हैं। हमारा आज कंसर्न ये कि स्ट्रेटजी क्या है कि इनमें से एक जरूर डिजाइन होता है। आप इसके ऊपर जाइए, डेप्थ में पढ़िएगा, पर मैं आपको कह दूंगा पोस्ट पॉजिटिविज्म जो लोग क्वांटिटेटिव सर्च करते हैं उनके लिए होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म जो लोग क्वालिटेटिव थ्योरी को फॉलो करते हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन वो लोग यूज करते हैं जो किसी भी थ्योरी को फॉलो नहीं करते बल्कि पर्टिकुलरली किसी एक स्पेसिफिक टाइप के ग्रुप की मसला हल कर सकते हैं, लाइक फेमिनिस्ट ग्रुप है, डिसेबल ग्रुप्स है, ट्रांसजेंडर्स हैं, मतलब पर्टिकुलर सोसाइटी के वो लोग जिनके ऊपर स्ट्रेस है उनके मसले हल करना चाहते हैं, और वो मसले हल करना चाहते हैं रेवोल्यूशनरी तरीके से, तो उनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव। और जो लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटी को मिक्स करके रिसर्च को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो यूज करते हैं फिलॉसफिकल व्यू, प्रैग्मेटिज्म। अब ये जो व्यू आपके सामने आ रहा है ये एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू है, ऑन्टोलॉजिकल व्यू कुछ और होता है, पर मैं अभी इसको क्रेसवेल के मुताबिक फिलॉसफिकल वर्ल्ड व्यू दे रहा हूं। चार व्यूज हैं, इन चारों में से एक व्यू आपका है। जो भी रिसर्च आप कनेक्ट करें आपने इसको अपने एब्स्ट्रैक्ट में भी मेंशन करना है, अपने इंट्रोडक्शन में भी मेंशन करना है कि मैंने ये वाला फिलॉसफिकल वर्ल्ड व्यू अडॉप्ट किया, और जो वर्ल्ड व्यू अडॉप्ट किया उसके ऊपर आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और उसका नॉलेज यही होता है कि इसमें थ्योरी टेस्ट होती है, इसमें थ्योरी जनरेट होती है, इसमें तब्दीली की बात की जाती है, इसमें मिक्स मेथड की बात की जाती है। और हमने जो ये लॉक किया तो इसकी रीजन भी देंगे, रीजन भी देने कि मेरे डेटा में ये काम है, इसमें थ्योरी को इस तरह जनरेट करना का मकसद है या इसको थ्योरी को टेस्ट करने का मकसद है। और ये नहीं बताना कि हम इसके साथ क्यों जा रहे हैं, ये तो बताएंगे ना, यही तो डिस्कशन है कि क्यों जा रहे हैं। जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, अल्टीमेटली कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस हुई है, आप वैसे भी जाके इस कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करने नेट पे देखिए, आपको अल्टीमेटली नजर आ जाएगा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक में लाइक करता हूँ, आप वो वाला डिजाइन चूज करेंगे। अब ये उसकी थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस किया आपकी सूरत के लिए कि पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या होते हैं, डिटर्मिनेशन, रिडक्शनिज्म, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट एंड थ्योरी वेरिफिकेशन।
बिसाइड जो कंस्ट्रक्टिविज्म वाले लोग होते हैं, अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल पार्टिसिपेंट मीनिंग, सोशल एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन, थ्योरी जनरेशन की तरफ बात करते हैं क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ट्रांसफॉर्मेटिव में पॉलिटिकल पावर एंड जस्टिस ओरिएंटेड, कोलैबोरेटिव, चेंज ओरिएंटेड, दे वांट टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी। बीइंग द प्रैग्मेटिज्म, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन, प्रॉब्लम सेंटर्ड, प्लुरलिस्टिक, रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस ओरिएंटेड। ये क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों से मसले को हल करना चाहते हैं, लेकिन जनरली हमारा फोकस क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। अगर रिसर्च डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो दो किस्म के रिसर्च डिजाइन है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। मिक्स मेथड भी डिजाइन है, पर क्योंकि आज फोकस इस पे है तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो रिसर्च डिजाइन है वो है एम्पिरिकल डिजाइन और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। लाइक हमारा जो सर्वे जो होता है वो सर्वे डिजाइन होता है, हम सर्वे के लिए डेटा लेते हैं, ठीक है। बिसाइड्स क्वालिटेटिव में नैरेटिव रिसर्च, फेनोमेनोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी एंड केस स्टडी। अब ये लोग रिसर्च डिजाइन कहते हैं, ये मेथड्स हैं, लेकिन क्रेसवेल कहता है ये रिसर्च डिजाइन है। लेकिन मैंने बोला कि आप जो एमफिल लेवल के थीसिस के लोग बात करते हैं वो साउंडर की बुक पकड़े, क्वालिटेटिव डिजाइन, क्वांटिटेटिव डिजाइन और मिक्स मेथड डिजाइन। अगर आप पीएचडी लेवल पे काम कर रहे हैं तो फिर आप इन चीजों को देख के चलेंगे कि आपने कहा रिसर्च डिजाइन नहीं, लेकिन रिसर्च डिजाइन की बेसिक यहाँ से शुरू करेंगे कि मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ या मैं सर्वे करने जा रहा हूँ। अगर क्वालिटेटिव में है तो आप केस स्टडी कर रहे हैं, ग्राउंडेड थ्योरी फॉलो कर रहे हैं, एथनोग्राफी कर रहे हैं, फेनोमेनोलॉजी, नैरेटिव। क्योंकि आज के जमाने में दुनिया इन डिजाइनों की बात करती है, पर एमफिल लेवल में वो बेसिक डिजाइन इस्तेमाल होते हैं। अभी आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू स्कॉलरशिप चेक कर रहा हूं मैं, उसके अंदर स्टेट फॉर्म लिखा है तो वी नीड द पर्सन विद द स्किल ऑफ एथनोग्राफी एंड केस स्टडी। ये दो डिजाइन को आने चाहिए जी। सर रिसर्च assumptions और रिसर्च फिलॉसफीज हैं, वो रिसर्च डिजाइन से पहले वाली चीजें हैं। हाँ जी। पहले होती हैं। आप देखिए ना, आपने कह रही मैं पोस्ट पॉजिटिविस्ट हूँ, तो फिर तो ये काम खत्म हो गया ना। फिर तो आप इन दोनों में से काम करेंगे। पहली डिसाइड है कि आपने फिलॉसफिकल assumption देखनी कि है क्या, आपका फिलॉसफिकल व्यू क्या है, पहला वो डिस्कस करना। फिर कहना है कि ऑन द बेस ऑफ फिलॉसफिकल व्यू वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लाइक सर्वे। हमारा सर्वे डिजाइन होगा, हम सर्वे कंडक्ट करेंगे, उसके थ्रू डेटा लेंगे, तो आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। रिसर्च डिजाइन की बात यहाँ से शुरू होती है, उधर से शुरू होती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये पूरा प्रोसेस रिसर्च डिजाइन है। उसमें तीन चीजें बोली ना मैंने, तीन तो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है। अब जब उसमें सब टाइम में आगे आप क्वालिटेटिव में हो तो एक्सपेरिमेंटल हो, नॉन एक्सपेरिमेंटल हो, ये वाली टाइप है। इसमें किसी एक के आके बात खत्म करनी है आप। ये वर्ड जब लिखे होंगे ना तो पता चलता है बंदा जो है ना उसे कोई अच्छा पेपर है। तो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि आपने कुछ शॉकिंग लिखना है, आपने डिफरेंट लिखना है, तो तब लिखेंगे जब आपके पास वोकैबुलरी होगी, आपके पास नए वर्ड होंगे, नए अल्फाज होंगे, ये आपको वर्ड मिलते हैं लिखने के लिए। अच्छा, सर्वे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट, अब ये तो क्लियर है कि सर्वे रिसर्च में जो आप सर्वे परफॉर्म करते हैं और एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंट मांग करते हैं। तो इसमें ऊपर काफी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। तो बात थी कि एक्सपेरिमेंट रिसर्च है, ये आपको नेट पे वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप वहां से इसकी वीडियोस को देख सकते हैं इसके ऊपर, एक्सपेरिमेंट रिसर्च के ऊपर। लेकिन जनरली हम तमाम लोग सर्वे रिसर्च करते हैं ड्यू टू सम एथिकल कंसीडरेशंस। Besides that, qualitative design में narrative research, phenomenological research, grounded theory, ethnography, case study। narrative research में generally अगर मैं बात करूँ very simple, तो आप narrations पकड़ते हो, लोग अल्फाज पकड़ते हो, वो लोग किस तरीके से क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। phenomenological research किसी भी प्रॉब्लम फिनोमेना को पकड़ें जो भी आपके जहन में डेवलप होता है, अगर उसकी थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग है, अगर उसके ऊपर सर्च हो सकती है, चलती हो। ग्राउंडेड थ्योरी में आप थ्योरीज को जनरेट करते हो, लोगों की बातों से थीम बना के थ्योरी बनाते हो, और एथनोग्राफी में आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो, केस स्टडी किसी पर्टिकुलर एक बंदे के बिहेवियर, एटीट्यूड, किसी भी एक लॉजिक के साथ चीजों को लेकर चलते हो। लेकिन आजकल एडवांसमेंट इनमें हो रही है क्योंकि जहाँ पे थ्योरियां बनती हैं और फिर टेस्ट होती हैं। तो मेरे मुताबिक पीएचडी लेवल पे जो लोग काम करते हैं वो थ्योरी बनाने वाली बात कर रहे हैं, जो एमफिल लेवल पे वो थ्योरी टेस्ट करने वाली बात कर रहे हैं, इन माय परसेप्शन। ओके जी, रिसर्च मेथड्स। आपके रिसर्च मेथड दो है तो तीन, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से फिर कह रहा हूं क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं? प्री डिटरमिन्ड इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, परफॉर्मेंस डाटा, एटीट्यूड डाटा, ऑब्जर्वेशन डाटा, सेंसस डाटा, एक्सेट्रा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन, हाइपोथेसिस, एक्सेप्ट, रिजेक्ट की बातें करते हैं। Besides in qualitative methods, emerging themes, open-ended question, interview data, observation data, document data and audio video data, आपका सारा इसमें data in the form of words होता है, text and image analysis, theme, pattern interpretation।
अब ये क्यों मैं किसी दे रहा हूं कि आपके पास वर्ड्स आ चुके हैं, जब आप लोग लिखने बैठे होंगे तो व्हाई यू यूज द क्वांटिटेटिव मेथड, आप ये लॉजिक दोगे कि मेरे डाटा प्री डिटरमिन था, मैंने पहले थ्योरी बना दी थी, मैंने अपने डाटा को क्वेश्चन के थ्रू कलेक्ट किया जिसमें हमारा स्टैटिस्टिकल डाटा था, जिसमें ये टेस्ट लगाए थे। इट मीन कि आप जब भी एक पेपर को लिखते हैं तो ये ना लिख के बात खत्म कर दें कि मेरा क्वांटिटेटिव रिसर्च है। क्वांटिटेटिव के एस्पेक्ट कौन से हैं, तो ये आपको रीजन हेल्प करेंगे। एक बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप इन चीजों को शामिल करें, अल्फाज को शामिल करें, तो आप ज्यादा बेहतरी की, ज्यादा डेवलपमेंट की जो बात करें। क्लियर? उसके बाद आपका आता है, अगर हम बात करते हैं, अगर आप इसको मुख्तलिफ मतलब चीजों से चेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यह रिसर्च अप्रोच एज वर्ल्ड व्यूज, डिजाइन एंड मेथड, तीनों को ना मिक्स किया है, कुछ जो चीजें हमने पढ़ी उनको मिक्स करने की कोशिश की है। ट्रेंड टू आर टिपिकली यूज दीज फिलॉसफिकल assumptions, implies these strategies of inquiry, implies these method, use these practice of research as the researcher। अब पहला क्या है, अगर क्वांटिटेटिव है तो आपका फिलॉसफिकल व्यूज क्या होगा भला? कंस्ट्रक्टिविस्ट या ट्रांसफॉर्मेटिव नॉलेज क्लेम्स, फिनोमेनोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी। क्वालिटेटिव है तो क्वालिटेटिव की बात हो रही है उसमें, क्वालिटेटिव में आप कंस्ट्रक्टिव थ्योरी को जनरेट करते हो, फिनोमेनोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी, केस स्टडी में से एक यूज करते हो। क्वांटिटेटिव में पोस्ट पॉजिटिव नॉलेज क्लेम्स और सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट, लेकिन सर्वे के साथ जाएंगे। अब वो है कि कौन सी assumption और कौन सी इंक्वायरी। अब सेकंड क्वेश्चन है, इंप्लाई कौन सा मेथड करना है आपने। यहाँ पे होंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन, इमर्जिंग अप्रोचेस, टेक्स्ट और इमेज डेटा। यहाँ पे होंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चन, प्री डिटरमिन्ड अप्रोचेस एंड न्यूमेरिक डेटा। तो ये भी आप रिसर्च मेथड में लिखोगे, वी डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन एंडेड क्वेश्चन, वी डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन with this rank, सैंपल आइटम आपने लिखनी होती है, सैंपल आइटम की कौन कौन सी सैंपल आइटम है, तो ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे। यूज दिस प्रैक्टिस एज ए रिसर्चर, रिसर्चर होने के नाते क्या करेंगे, वहां पे आपने क्या करना है, पोजीशन हिम और हर सेल्फ, वहां पे आप अपनी बात नहीं करते, यहाँ पे आप करते हो अपनी बात, वहां पे आप रिस्पोंडेंट को देखते हो, रिस्पोंडेंट ने ये कहा, रिस्पोंडेंट ने ये कहा, रिस्पोंडेंट ने ये कहा, रिस्पोंडेंट ने ये किया, रिस्पोंडेंट ने ये कहा। यहाँ पे कहेंगे डाटा ये कहता है, डाटा में ये कहा, हमने ये किया, डाटा ने ये कहा, डाटे को देख के चलना, तो आपने इसकी बेस पे जाना है। कलेक्ट पार्टिसिपेंट मीनिंग, फोकस ऑन सिंगल कॉन्सेप्ट और फिनोमेना, bring personal value in the studies the context or setting of the participant, validate the accuracy of the finding, makes interpretation of the data, create an agenda for change or reform, collaboration with the participant। तो इसमें आप ये सारी लॉजिक देंगे कि why we use this study, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। जब आपसे पूछे थे why you use the qualitative, तो ये वर्ड आपकी हेल्प करेंगे कि इसमें ये बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जब भी आपने किसी अप्रोच को फॉलो करना आपने ये बेनिफिट लिखनी है। लेकिन जो लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च को फॉलो कर रहे हैं वो ये बेनिफिट की बात करेंगे कि यहाँ पे हम थ्योरी को टेस्ट या वेरीफाई करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, आइडेंटिफाई वेरिएबल टू स्टडी, रिलेट वेरिएबल क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, यूज स्टैंडर्ड ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, ऑब्जर्वेशन एंड मेजर इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकली, यूजेस अनबायस्ड अप्रोचेस, एम्प्लॉयज स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर। अब ये बायस्ड अप्रोच हो सकती है, इसमें रिसर्चर की बायसनेस नुमार होती है क्वालिटेटिव में, क्वांटिटेटिव अनबायस्ड होता है, एक्सेप्ट लोग ये एग्जाम लगाते हैं डाटा आपका ठीक नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो ये आपके सारे दोनों का डिफरेंस है। अगर फर्दर इसी को चलते हैं तो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग ए रिसर्च अप्रोच, वही बात आती है, आप रिसर्च करनी है, फिर वही मैंने जो पहले बात की थी, डिफाइन योर ऑडियंस। तो यहाँ पे वही बात है, द रिसर्च प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन। सबसे पहले आप प्रॉब्लम लेके आए, you want to test the factors, you want to prioritize the factor, you want to prove the factor, you want to develop the relationship। तो फिर तो आप समझिए कि आप जाना है, आप you want to decode the theme, you want to explain a single one person, you want to observe the people, you want to get the data by interviewing them, you want his meaning, word meaning, narrative analysis, you want to explore a phenomena। तो आपने जब भी रिसर्च प्रॉब्लम लेनी आपका कोई ना कोई एक क्राइटेरिया जरूर होगी जिसकी बिना पे चलना है। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, रिसर्च प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन पे। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो तो उसमें अगर आपका रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, नो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नो सर, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा हिस्ट्री का व्यू करने के बाद आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन करनी होती है कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, फिर आपने उसके ऊपर रिसर्च क्वेश्चन पूछना है, और रिसर्च क्वेश्चन मतलब मेन क्वेश्चन, फिर आप उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने, फिर ऑब्जेक्टिव रीड करने के लिए फिर रिसर्च क्वेश्चंस आपने वन बाय वन डिफाइन करना है। जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है हमारा टॉपिक एक लाइन में होता है, तो क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी वो नहीं,
अब मैं ऐसा नहीं होता, प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ी सी डिटेल में होती है। टॉपिक में तो आपने चीजों को एक्सप्लेन कर दिया ना कि एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईटेक्स या प्रोग्नोस्टिकेटेड ऑफ कल्चरल डिमेंशन ऑन फ्लावर, ये बता दिया। पर आपने बताना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हाउ वी कैन एनहांस टैक्स एक्सेप्टेंस अमंग द यंग एंटरप्रेन्योर्स व्हाइल चेकिंग देयर एथिकल एटीट्यूड इन फ्लावर सेटिंग। ये मेरा क्वेश्चन है। फिर उसके ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। वो तो एक सिंपल आपका क्लिकिंग कन्विंसिंग आइडिया है, जब टॉपिक के नाम आए लोग हाँ इट्स रिलेटेड टू मी, इट्स रिलेटेड टू मी, फिर वो एब्स्ट्रैक्ट में आएगा, फिर वो एब्स्ट्रैक्ट से बाद जब आपका एब्स्ट्रैक्ट कन्विंसिंग होगा फिर वो आपके थीसिस में चला जाएगा। क्लियर हो गया ना? फिर वो आपके थीसिस के अंदर वो चला जाएगा, और फिर थीसिस में जाके इंट्रोडक्शन पड़ेगा, इंट्रोडक्शन में कन्विंसिंग लगेगा, फिर वो बाकी चीजों को वन बाय वन एक्सप्लेन करेगा। तो प्रॉब्लम क्या है? ये चीजें होनी चाहिए। सेकंड फिर आता है पर्सनल एक्सपीरियंस। एक तो ये कि आप किसी के बेस पे, दूसरा पर्सनल एक्सपीरियंस। अभी आज का जो सेशन है वो क्या है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, इधर सानी मिलेगी, इधर सानी मिलेगी, ये स्लाइड रख लो, ये स्लाइड रख लो। मुझे पास कुछ भी नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने तो रिसर्च मेथड की कोई क्लास पढ़ी नहीं। एमकॉम के अंदर मैंने 2007 में रिसर्च की क्लास पढ़ी थी, वो नॉलेज पूछ चुका हुआ था। मेरे पूरे एमएससी रिसर्च में आ गई, उसमें तो मेरे को सब्जेक्ट पढ़ाया था साथ में क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, उसमें सिर्फ सिखाया था कि स्पेसेस में डाटा एनालिसिस क्या होता है, स्कीम क्या होता है, उसका नॉलेज नहीं था। और वो भी मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था। ये सारी की सारी चीजें बाद में पढ़ने से मिली। तो आपको क्या कर रहा हूँ, इन दफा हम आप प्लेट में रख के जनाब कर रहा हूँ, ये रिसर्च, ये सारे लफ्ज हैं, ये सारी चीजें हैं, इनके ऊपर रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। अक्सर बंदे रेफरेंस में मारे जाते हैं, गूगल पे जाओ, ये टर्म जाके सर्च कर, कोई भी एक सर्च कर दें, आप उसको इन डेप्थ चीजें मिलेंगी। बस आपके पास मैं वर्ड दे रहा हूँ लिखने के लिए कि आपने वर्ड देगा। ये मेरी स्लाइड अगर आपने बोलेंगे इंशाल्लाह 50% की चीज आपके ऊपर होगा, 50% आपका, 50% ये कंट्रीब्यूट कर देगा। ये चीजें नहीं थी, पता ही नहीं था। हाँ यार सच अप्रोच क्या होती है। अच्छा, अब मैं कैसा कह रहा हूँ कि सारी दुनिया के यार ये 2 रिसर्च डिजाइन है, क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूड में। कितने बेवकूफ थे हम कि यार क्या मतलब क्रॉस सेक्शन को भाई टाइम और रिसर्च डिजाइन होता है जिसके तहत हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी, लेकिन लोग इसके ऊपर बोलते नहीं, बस चलाई लो मेरे सारे पेपर में क्रॉस सेक्शन से क्रॉस सेक्शन मतलब हम ये कहते थे टाइम और क्रॉस सेक्शन और ओवर रिसर्च डिजाइन में क्वांटिटेटिव। तो ऑनर्स में भी रिसर्च मेथड पढ़ाते हैं, ऑनर्स एग्जाम को पढ़ाया जाए तो ये ऐसे सही पढ़ाते हैं कि हम लोगों ने भी पढ़ा था। पढ़ाते नहीं, बेसिकली उस लेवल पे हम लोगों को नंबर का और सीजीपीए की फिक्र नहीं होती, जो मेन इशू है। आप बच्चों से सीजीपीए फिक्र निकाल दो, अब टीचर भी बात करते हैं ना, टीचर ने भी तो रिजल्ट जमा कराना होता है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, मैं क्लियर नहीं करता जब तक मुझे मेरी फाइनल फॉर्म नहीं देता। 2 महीने लगे पेपर खत्म हो गए, मैंने रिजल्ट नहीं दिया, मैंने देखा। फिर मैंने आखिरी सेमेस्टर आखिरी दिन आज रेडी कर दिया, मैंने तो मेरी उसको ड्राफ्ट कर दो, फीस आ जाएगी तुम्हारी, अगर ये कोर्स पढ़ना मैंने तुम्हें की रेडी देने मना फेल कर दिया। जो देखिए हमने स्किल देनी है। अभी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो वही पुराना सिस्टम था, पढ़ाए सवाल दे जो आपने क्विज ले ये ले, मैं ये तो मैं भाई किसी कंसर्न नहीं, मेरा है ही काम प्रैक्टिकल है, मुझे प्रैक्टिकल दो। मैं क्यों I'm trying to convey the session because I'm successful due to my students। मैंने उनको क्विज पे नहीं लगाया, मैंने उनको प्रैक्टिकल वर्क करवाया और प्रैक्टिकल वर्क की वजह से मेरे को एक्सपीरियंस आया। जब आपके पास प्रैक्टिकल वर्क आएगा यू विल आल्सो गेट एक्सपीरियंस। अभी आप शुक्रान अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको चीजें डिलीवर कर रहा हूँ कि आपको इतना रिसोर्स है, आप मेरी साइड पर कहीं भी खड़े होकर पढ़ा सकते हैं। अब मैं ये चीज डिलीवर कर रहा हूँ, मुझे अब इससे आगे जाना है। ये मैंने हिस्ट्री बना दिया, आज जब उसमें बोलता जा रहा हूँ ये रिकॉर्ड होता जाएगा। ये हिस्ट्री 100 साल 60 साल 50 साल बाद जब बंदा अगर जिंदा रहे तो ये हिस्ट्री हो चुका होगा। ये कन्वे करने का मतलब जो मेरे पास मैक्सिमम है आई डिलीवर्ड। अब मुझे इससे ऊपर पढ़ने जो मैं पढ़ा दिया मुझे आ गया। अब पहले मेरे पास फोरम नहीं था जिसमें मैं कह सकूं कि मैंने इसको वो कर दिया हुआ है, जाया हो गया। अब ये क्या कि मैं अपने लेक्चर को करता है, अपने लेक्चर खुद ही सुनूंगा, कुछ लोग ये भी आता है क्यों अब मेरे पास स्किल्स अकाउंटिंग ही जाया हो रही है। इसका मतलब उसको भी मुझे कहीं प्लेटफॉर्म पर काट देते अपलोड कर देने चाहिए ताकि हिस्ट्री हो जाए, वो जाया ना हो। तो दिमाग हमें कितना ज्यादा अपना मैट्रिक का जमाना, कितना ज्यादा बैचलर का जमाना, कितना ज्यादा इंटर का, कितना ज्यादा फिफ्थ का, उस वक्त हम बड़े परफेक्ट थे। इसका मतलब हमें अपने तमाम एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करना है। तो माइंड एक नेचुरल है, नेचुरल एक लेवल तक चल रहा है, उसके बाद वो भूलना शुरू हो जाता है। हमें अपनी तमाम मेमोरी को अब डिस्पोज करना है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल मेमोरी के अंदर।
तब ट्राई का बेस्ट आप लोग सीखेंगे, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, बाकी लोगों को बढ़ेगा। हाँ, हमने से आगे चलना है, इन चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाना। तो बात हो रही है कि पर्सनल एक्सपीरियंस आप पे डिपेंड करता है अप्रोच पे। अभी मैंने कोई भी रिसर्च करनी हो तो मैं पहले से पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में ये करता हूँ। अगर मेरे बच्चे चीज दूसरों को प्रेरित करेंगे, उसकी रीजन ये होगी कि आप गोइंग टू शेयर विद देम माय पर्सनल एक्सपीरियंस हेल्पिंग इन द रिसर्च प्रॉब्लम डिजाइन, ठीक है, और आफ्टर गाइडेंस। तो ये सारी चीजें पर्सनल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती हैं। व्हाई पीपल कंसल्ट अस, रीजन इज दैट वी हैव पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ, ये एक स्लाइड शामिल करने के लिए थी, आई फॉरगॉट टू इंक्लूड मेथड इज अ चाइल्ड, मेथोडोलॉजी इज अ पेरेंट। मेथोडोलॉजी इज द ओवरऑल थीम कि आपने रिसर्च कंडक्ट कैसे की है, और मेथड उस मेथोडोलॉजी के जुज़वी पार्ट्स हैं। वो पार्ट्स रिसर्च मेथड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सारे मिलकर जो पूरा एक है। मैंने सबसे पहले फिलॉसफी की दर्शन कौन सी लगानी है, प्रोज कौन सी लगानी है, डिजाइन कौन सा लगाना है, वो सारे डिफरेंट आते जा रहे हैं ना। सारे मिलने के बाद जब ये मिक्स बनता है वो मेथोडोलॉजी है। तो कहते हैं कि मेथोडोलॉजी में फंक्शंस होती हैं और मेथड्स में नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइक ये रिसर्च डिजाइन रिसर्च मेथोडोलॉजी है ना, आपने रिसर्च कंडक्ट कैसे की, रिसर्च डिजाइन रिसर्च मेथोडोलॉजी है बेसिकली। देखिए मेथोडोलॉजी और मेथड का लफ्ज डाल के आप समझेंगे। जब ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च मेथड है, लेकिन लोग रिसर्च ग्राउंडेड थ्योरी को रिसर्च मेथोडोलॉजी भी कहते हैं, पता ना। अभी मैंने रिसर्च डिजाइन जो एक्सप्लेन किया है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, उसमें ग्राउंडेड थ्योरी लिखा हुआ था, उसमें कहा था कि रिसर्च मेथोडोलॉजी है, पर मैं कह रहा हूँ रिसर्च मेथड भी है। वो मेथोडोलॉजी भी है, मेथड भी है। मेथोडोलॉजी थ्योरी बनाने के वाले से नहीं, किसी भी आउटकम तक पहुंचने के लिए वो मेथड के तौर पे भी यूज होते हैं, लेकिन जनरली अब दुनिया से रिसर्च मेथोडोलॉजी लेके चल रही है। रिसर्च डिजाइन रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब रिसर्च डिजाइन ओवरऑल डिजाइन है, पर उसके अंदर जो डिजाइन वो बेसिकली मेथोडोलॉजी कंसीडर किया जाना चाहिए। अगर हम जनरल सिंह को फॉलो करते हैं तो इसमें हमने मेथड्स ही लिखा है। किसको? ये लोग बता रहे हैं कि हमने कोई हमारा क्या नहीं, रिसर्च मेथोडोलॉजी को प्रॉपर नाम नहीं, मैंने कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी अप्लाई की, मतलब वो आप ओवरऑल जब लिखते हैं ना, वो मैंने लिखा था मेथोडोलॉजी का चैप्टर आता पूरा, रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके अंदर भी बताते हैं कि ये क्लासिकल असम्पशन, ये डिजाइन, ये वो पूरा जो है वो चैप्टर रिसर्च मेथोडोलॉजी है ना, उसके अंदर भी हमने वो इंडिविजुअल मेथड डिस्कस किए होते हैं। रिसर्च ओमियन मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी वही चीज है, रिसर्च ओमियन जी। ओके जी। सो ये जो पहले थे टॉपिक सिलेक्शन पॉइंट वाले से स्ट्रेटजीज थी, इसमें किसी को इशू क्लियर हो गया? उसके बाद कोई और क्वेश्चन है मुझसे पूछ लें प्लीज।